हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो हमारा सेवन्थ स्टैंडर्ड है उसका सेवन्थ चैप्टर दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि शिवाजी का मतलब उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने किस तरह अपने स्वराज्य को डेवलप किया, किस तरह सूरत में गए, वहाँ से सारे वेल्थ लेके आए अपने पुणे प्रोविंसेस को डेवलप करने के लिए। और भी उनके आगे के उत्तराधिकारी थे राजा राम महाराज, वो किस तरह जिंजी जो फोर्ट था उसमें जाकर रहे थे ताकि वो औरंगजेब से बच सके। और उसके बाद हमने देखा कि जो शिवाजी महाराज का जो हालात था, जो तबीयत था, ठीक नहीं था, इसलिए वो 50 साल की जब उनकी उम्र थी, उनकी 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो समाधि रायगढ़ के फोर्ट में बनवाया गया था, रायगढ़ के फोर्ट में, हाँ शायद रायगढ़ का ही फोर्ट था वो, हाँ रायगढ़ का फोर्ट ही है वो, वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी। और जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई उसके बाद पूरा जो राज्य का कंट्रोल था वो पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा वापस औरंगजेब के हाथ में जाने लगा था। अब हम इस चैप्टर अभी वहाँ पे पढ़ा कि शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे शिवाजी महाराज ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाया। अपने जो उनका अभी समझ लो कि स्कूल है, आप लोग का स्कूल है, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आपके प्रिंसिपल सर आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो पूरा कंट्रोल करते हैं किन पर, बच्चों पे, ताकि सब कुछ अच्छे से हो। उसी तरह एक स्वराज्य का एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि अगर महाराज कोई काम बोल रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल सर कुछ काम बोल रहे हैं, तो सेना को या फिर टीचर्स को एकदम अच्छे से पूरा देखभाल करना होगा, बच्चों का, या फिर जो सेना है वो सेनापति पूरे अपने स्वराज्य का एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सारी चीज़ों को, मतलब उनके स्वराज्य जो है वहाँ पर एकदम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। जो उन पीपल्स है उनको उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, उनकी अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, उनको बेनिफिट्स हो ना कि उनका नुकसान हो, उसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। तो देखते हैं शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता था। शिवाजी महाराज फाउंडेड स्वराज। शिवाजी महाराज ने स्वराज को फाउंड किया था, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। ही हैड हिमसेल्फ क्राउन। अब उनका मतलब राज्याभिषेक, क्राउन मैंने आपको बताया, राज्याभिषेक उनका हुआ। आफ्टर द कोरोनेशन महाराज अकम्प्लिश दक्षिण दिग्विजय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। और जब कोरोनेशन उनका हुआ तो उसके बाद वो कहाँ पे गए थे, साउथ के थोड़ा और नीचे गए थे, जहाँ पर उनको कुतुब शाह ने बुलाया था, कुछ दोस्ती के साथ उन्हें बुलाया था। और उन्होंने दक्षिण के कुछ पार्ट्स को, जैसे मथुरा और ऐसी सारी चीज़ें, जिंजी फोर्ट भी वहाँ पर जीता था कि इन्होंने शिवाजी महाराज ने। द स्वराज एक्सपांडेड कंप्राइजिंग लार्ज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इतने सारे जगहों पर जो शिवाजी महाराज ने अपने कैंपेन को एक्सपांड किया, यानी उनका पहले पुणे प्रोविंसेस और उसके आसपास का एरिया था, बाद में जो थाने, नासिक, सतारा, पुणे, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेके आए। कौन? शिवाजी महाराज, ताकि वहाँ पे भी लोगों को उनका वेलफेयर मिल सके। ऐसा किन्होंने सोचा? शिवाजी महाराज ने। इट वॉज इंक्लूडेड पार्ट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट। अब आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वो भी साउथ में पड़ता है, डेक्कन प्लेटू के साइड में, तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी शिवाजी महाराज ने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। टू एंश्योर स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्वराज एंड टू एंश्योर डेवलप वेलफेयर्स। यानी कि शिवाजी महाराज जो थे उनका मानना था कि हर जगह एकदम स्मूथ मैनेजमेंट हो, सबको वेलफेयर मिले। अगर किसी इंसान का गेहूँ जो पीपल से रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के, वहाँ के सबको वेलफेयर मिले। अगर उनका टैक्सेस ज़्यादा लग रहा है, जो टैक्सेस ज़्यादा ना लगे, का वेलफेयर मिल सके। यहाँ पे लिखा है ना, टू एंश्योर पीपल्स वेलफेयर शिवाजी महाराज सेटअप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि सबको वेलफेयर मिलना चाहिए, स्मूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? फिर शिवाजी महाराज को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। वी शॉल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन दिस चैप्टर। अभी उस जो इन्फॉर्मेशन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या था, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या देखभाल किया करते थे, वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा ना, वी शॉल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन दिस चैप्टर। अष्टप्रधान मंडल, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। अब अष्टप्रधान मंडल ये किसका नाम था? शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन का नाम था अष्टप्रधान मंडल। और उसमें 8
8 मिनिस्टर्स थे, जैसे 8 मिनिस्टर थे, जैसे हमारे प्रिंसिपल के नीचे 8 टीचर्स थे, उसी तरह शिवाजी महाराज के नीचे 8 मिनिस्टर्स थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें कहा जाता है, उसका नाम था अष्टप्रधान मंडल उस एडमिनिस्ट्रेशन का। एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन, जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, शिवाजी महाराज अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब उनका कोरोनेशन हुआ, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने 8 मिनिस्टर को अपॉइंट किया। मतलब वो बहुत ही बारीकी से सबको अपॉइंट किया करते थे ताकि किसी के अंदर कुछ कमी ना हो, जो मैं बोलूँ वो कर सके। ऐसे वफादार और नेक लोगों को वो खुद के मिनिस्टर्स में डाला करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन वो डिवाइडेड इनटू 8 डिपार्टमेंट। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया, 8 डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। अब जैसे मैं आपको स्कूल का दिया था मैंने एग्जांपल, उसमें कोई करता है हिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सप्लेन, कोई सिविक्स, कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई ज्योग्राफी, कोई साइंस, ऐसे बहुत सारे 8-9 चैप्टर्स होते हैं जो अलग अलग लोग एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल के नीचे। उसी तरह शिवाजी महाराज के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसमें भी 8 मिनिस्टर्स थे। तो उसमें कोई खेती का देखेगा, कोई लोगों के वेलफेयर के लिए देखेगा, कोई सेनापति बनेगा, कोई दूसरों की भलाई के बारे में, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो होती है उनका सब्जेक्ट था कि तुम इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे। शिवाजी महाराज ने ऐसा सबको पहले से ही बोल रखा था। A head was appointed for each department, और सबके डिपार्टमेंट जो था उसका अलग अलग हेड था। अभी उसके बारे में देखेंगे हम कि उसमें कौन कौन से हेड थे, उनका काम क्या क्या था। जैसे टीचर्स को कौन कौन सब्जेक्ट मिले हैं, वो टीचर्स कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, उस तरह। दिस 8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द अष्टप्रधान मंडल। अब जो 8 डिपार्टमेंट का जो अलग अलग हेड थे उन्हीं को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता है। जब 8 डिपार्टमेंट्स को साथ में लेंगे तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। महाराज अलोन हैड अ पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और टू रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन। अब कोई अगर मान लो कोई अगर इंसान है, उसको कहा गया खेती के बारे में तुम उनका लोगों को वो प्लफिंग दो, लोगों को सीड्स दो, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो। अगर वो इंसान वो काम नहीं करता तो शिवाजी महाराज उसको रखेंगे। क्यों रखेंगे? अगर वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, उसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा इंसान चाहता है कि वो उसमें आ सके और वो उसके काबिल हो तो शिवाजी महाराज को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा उनके पास पावर था, उनके पास शिवाजी महाराज के पास। द मिनिस्टर्स वेर आंसरेबल टू महाराज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अगर शिवाजी महाराज सबको बुलाते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में किस तरह काम चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो पीपल्स तुम्हारी बात मान रहे कि नहीं मान रहे, वो सब आंसरेबल होंगे किसको? महाराज को, कि उनका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चल रहा है। शिवाजी महाराज को इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने अष्टप्रधान मंडल को डेवलप किया। उस समय भी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही स्मूथ मैनेजमेंट से चलाया। शिवाजी महाराज सिलेक्टेड द काउंसिल ऑफ बेसिक ऑफ देयर मेरिट यानी उनका जो गुण होता है उनके आधार पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते थे। क्योंकि किसी के अंदर गुण नहीं रहेगा तो किस तरह कर सकता है काम, कुछ तो गुण होना चाहिए उनके अंदर। एंड अचीवमेंट, उनका अचीवमेंट्स क्या क्या है, उनके गुण क्या क्या हैं। ही डिड नॉट गिव देम जागीर्स वतन्स एंड गिफ्ट्स ऑफ और फिफ्स। वो उनको जागीर्स नहीं देते, वो वतन्स नहीं दिया करते थे, उनको गिफ्ट्स नहीं दिया करते थे, उनको दिया करते थे दे वेर पेड हैंडसम सैलरीज, उनको सैलरीज दिया करते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम जो वतन था, जो उनका जागीर्स था, जो ज़मीन जायदाद देंगे तो जो फसल होगा वो खेती धीरे धीरे कम होती जाएगी, फसल की खेती धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए उन्होंने सैलरीज देना चालू किया इंस्टेड ऑफ जागीर्स एंड वतन्स। द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। अब शिवाजी महाराज के एरिया में एग्रीकल्चर किस तरह हुआ करता था, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या था, अभी वो हम देखेंगे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेज। तो एग्रीकल्चर है वो विलेज का मेन ऑक्यूपेशन है। क्योंकि वो अगर हम किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे अक्सर बहुत सारे खेत होते हैं और उन खेतों में फार्मर्स काम करते हैं। तो ये बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन होता है रूरल एरिया के लिए।
महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब महाराज को पता था कि एग्रीकल्चर है तभी हमारी प्रोग्रेस है, इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस पता था किसका, एग्रीकल्चर्स का। डैट वॉज वाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, इसीलिए वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे, क्योंकि अगर फार्मर खुश होंगे, फार्मर एकदम खुशहाल रहेंगे, तभी वो अपनी खेती को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए उनका वेलफेयर की तरफ शिवाजी एकदम अटेंशन रहा करते थे। ही एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम टू हिज कैपेबल एंड एक्सपीरियंस ऑफिसर बेयर अनाजी दातो। अब उन्होंने सोचा कि मैं अकेले पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं सकता है, इतनी सारी खेती हो रही है हमारे राज्य में, स्वराज्य में, तो मैं अकेले नहीं संभाल सकता। इसलिए उन्होंने अनाजी दातो को अपॉइंट किया ताकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबसे रेवेन्यू कितना लेना है, सबको खेती है उनके तरफ ध्यान देना है, उनको कुछ किसी भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए, और सारे रेवेन्यू जो टैक्सेस होते हैं वो उनके पास आनी चाहिए। ऐसा अपॉइंट किसको किया, अनाजी दातो को। He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount that was fixed। अब अन्नाजी दातो को उन्होंने चुनौती दी, उन्हें वार्न कर दिया, उन्हें पहले से ही कह के रखा था कि तुम जो विलेजर्स है, जो फार्मर्स है, उनसे रेवेन्यू ज़्यादा नहीं लोगे, उतने ही रेवेन्यू लोगे जितना कि उनके लैंड में फिक्स किया गया है, जितना मैंने फिक्स किया है उतना ही रेवेन्यू आपको लेना होगा। आपको खुद की जेब नहीं भरनी, आपको फार्मर्स के बारे में सोचना है। ऐसा शिवाजी महाराज ने अनाजी दातो को पहले से ही समझा के रखा था। ही एनकरेज प्रेजेंट टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब शिवाजी महाराज ने सबको प्रेरणा दी, सबको समझाया कि जो अनकल्टिवेटेड है, जो बंजर जमीन है, उनको भी कल्टिवेशन में लाओ, उन पे भी फसल उगाओ खोद कर। इफ़ द क्रॉप्स वॉज लॉस्ट ड्यू टू एक्सक्यूसिव रेन और ड्राफ्ट, अगर कोई फैमाइन आता है, कुछ सूखापन पड़ता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, और अगर जो क्रॉप्स है उनका कुछ मतलब कुछ उसमें ख़राब होता है, या फिर उसमें कुछ कम पड़ जाता है, या फिर फसलें ख़राब हो जाती है, और इफ़ एन एनिमी हैड डिवोस्टेड द एरिया ऑफ विलेज, और एनिमी की वजह से अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाहर के देश हम पर हमला कर रही है, तो खेत के रास्ते से आ रही है अपने घोड़े लेकर, तो उसमें कुछ अलग अगर फसलों का नुकसान होता है तो रेमिशन वेयर गारंटेड इन लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस, और जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है उस समय कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जो फार्मर्स का जो फसल है वो नुकसान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है टैक्सेस उतना भर नहीं पाएंगे, इसलिए उनको कम कर दिया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा उस समय। ऐसा महाराज ने बता के रखा था, किसे, अन्नाजी दातो को। महाराज हैड इंस्ट्रक्टेड दिस ऑफिसर टू प्रोवाइड पीजेंट विद बुलॉक्स, प्लफ्स एंड गुड सीड्स फॉर सोइंग। यानी कि जो महाराज ने, अगर मान लो समझ लो कि महाराज लड़ाई करने के जा रहे हो और पहले से ही वहाँ से एनिमी हम पर हमला कर रही है खेतों के रास्ते से, तो खेतों में क्या होगा, सारे जो फसल है वो नुकसान हो जाएंगे। तो अगर ऐसा समय आता है तो शिवाजी महाराज ने इसका भी उपाय रखा था। क्या उपाय रखा था कि अगर ऐसा समय आता है तो उन बीजों को हटाकर हम आपको नए बीज देंगे, आपको बुलक से भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको फर्टाइल कर सको, और आपको खुदाई के लिए प्लफ्स भी देंगे और बोने के लिए बीज भी देंगे आपको। ऐसा शिवाजी महाराज ने पहले से बताकर रखा था, इसलिए उनकी प्रजा एकदम खुशहाल थी उस समय शिवाजी महाराज के टाइम पे। इसलिए शिवाजी महाराज के टाइम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमें यहाँ पर थोड़ा अष्टप्रधान मंडल ऑफ शिवाजी महाराज। अभी हम देखें 8 मिनिस्टर्स, अभी यहाँ पर 8 मिनिस्टर्स हैं। कितने मिनिस्टर्स हैं? 8 मिनिस्टर्स हैं। अभी हम देखेंगे इसमें 8 मिनिस्टर्स में होता क्या है। पहला किसका काम था? प्रधान, स्वराज्य के प्रधान मोरो त्रिभक पिंगल। इनका काम क्या था? रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। अब जो शिवाजी महाराज ने जो टेरिटरीज जीता है उन पर अच्छे से सारी चीज़, जो वहाँ पे जो फार्मर्स जो लोग रहते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, वहाँ पे सारी अरेंजमेंट करनी है। जो कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज है वहाँ पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन एक किसका काम था? प्रधान का था। वो पहले थे, कौन थे? पहले जो पहला डिपार्टमेंट था प्रधान का डिपार्टमेंट था, और दूसरा डिपार्टमेंट था रामचंद्र नीलकांत मुजुमदार, ये इनका दूसरा डिपार्टमेंट था। अमात्य, क्या था? अमात्य। अब इनका काम क्या था? कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट में जो रेवेन्यू आ रहा है, जो टैक्सेस आ रहा है, उसका अकाउंट रखना है। हमारे जो
उनका स्वराज्य था उसमें कौन कौन से फैक्ट्रीज चल रही है, क्या क्या चल रही है, उनके सबका अकाउंट रखना था। किसका काम था वो? रामचंद्र नीलकांत मुजुमदार। ये कहाँ से, ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? अमात्य। ये अमात्य की तरफ से थे और जो प्रधान थे वो कौन थे? मोरो त्रिम्बक पिंगल। अब अन्नाजी दातो ये सचिव थे। प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, यानी जो रॉयल एडिक्ट्स जो मतलब सिक्के हैं उन पे क्या क्या छापना है, किस तरह छापना है, सबको कितना टैक्सेस देना है, कितना टैक्सेस लेना है, लैंड रेवेन्यू, इसके बारे में कौन देखता था? अन्नाजी दातो। इनका डिपार्टमेंट्स क्या था? सचिव डिपार्टमेंट्स। क्या था? सचिव डिपार्टमेंट। अभी फोर्थ डिपार्टमेंट था दत्ताजी त्रिम्बक वकनीस। ये थे मंत्री, शिवाजी महाराज के मंत्री थे। करस्पॉन्डेंस यानी कि बाहर से कोई खत आता है, हमें किसी को चुनौती देनी है, खत लिखकर, ये सारी चीज़ कौन करता था? दत्ताजी त्रिम्बक वकनीस। ये कौन थे? मंत्री थे शिवाजी महाराज के। हम्बीराव मोहिते ये सेनापति थे। हम्बीराव मोहिते ये कौन थे? सेनापति थे शिवाजी महाराज के। अगर कोई आर्मी हमारी तरफ से जा रही है तो उसको प्रिपेयर करना है, अगर कोई लड़ने आ रहा है तो उनको प्रोटेक्शन करनी है किंगडम की, जो उनका किंगडम था, जो उनका स्वराज्य था, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। ये सेनापति का काम था। किसका? सेनापति का। और अगर हमें किसी से लड़ाई करने के लिए जाना है, किसी से युद्ध करने के लिए जाना है, शिवाजी महाराज ने अगर कहा है तो पूरी सेना को तैयार करने की जिम्मेदारी सेनापति की थी। रामचंद्र त्रिम्बक दाबीर, अब यहाँ पे था अपूर्वा सिम रामचंद्र नीलकंठ थे यहाँ, या रामचंद्र त्रिम्बक है। अब ये सुमंत थे। कौन थे? सुमंत। फॉरेन, इनका जो दूसरे अगर कंट्री से, दूसरे स्टेट से, उससे रिलेशन किस तरह रखना है कि अगर कोई हम पे ज़्यादा फोर्स वाली आर्मी हम पर हमला करने आ रही है शिवाजी के स्वराज्य पे, तो हम दूसरे कंट्री से मदद सहायता मांग सकते हैं। इसलिए उनसे फॉरेन रिलेशनशिप रखना पड़ता है, उनसे अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तभी वो हमारी मदद करेंगे अगर हम पे कुछ हमला होने वाला होता है तो। किसका काम था? सुमंत का। इस सुमंत डिपार्टमेंट का काम था। नीरज जी रावाजी, अब इनका ये न्यायाधीश, डिस्पेंसिंग जस्टिस, यानी कि अगर स्वराज्य में कुछ झगड़ा हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, जैसे हमारे अभी कोर्ट है, उस समय न्यायाधीश था। तो नीरज जी और रावाजी ये दो लोग थे। नीरज जी रावाजी ये एक ही डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम था न्यायाधीश, जहाँ पे सबको न्याय मिलती थी, जस्टिस मिला करता था। ये 7वां डिपार्टमेंट था शिवाजी महाराज का। मोरेश्वर पंडित राव, ये पंडित राव थे लुकिंग आफ्टर रिलीजियस मैटर। कोई रिलीजियस मैटर है, कोई अगर रिलीजन के ऊपर कमेंट कर रहा है, छोटे मोटे जात पात को नहीं मानता, ऐसा अगर कोई कुछ करता है, कोई झगड़ा लड़ाई करता है, ऐसी सारी चीज़ें जो कि स्वराज्य के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको कौन देखभाल करता था? पंडित राव। मोरेश्वर पंडित राव। वो कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से थे? पंडित राव डिपार्टमेंट, जो लुकिंग आफ्टर रिलीजियस मैटर्स। अब देखते हैं, हमने अभी देखा अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल यही है। क्या है? अष्टप्रधान मंडल। एक प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, जो ये 8 डिपार्टमेंट्स है, ये 8 डिपार्टमेंट से अष्टप्रधान मंडल के 8 डिपार्टमेंट से ये, जहाँ पर सारे काम एक एक पर्सन को दिया गया था ताकि वो अपने अंडर में सारे डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर सके, ताकि शिवाजी महाराज के ऊपर कोई दबाव ना पड़े कि वो अकेले संभाल नहीं पा रहे। विद विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड। अब उस समय विलेज का इकोनॉमी क्या था, किस तरह पैसे आया करते थे, किस तरह पैसे जाया करते थे, फार्मर्स क्या करते थे, अभी वो हम देखेंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर एक बैकबोन है, जैसा कि अगर हमारे शरीर में बैकबोन नहीं रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, उसी तरह एग्रीकल्चर उस समय में नहीं होता तो हम कुछ खा पी नहीं पाते थे, इसलिए इसको बैकबोन कहा गया है। इन विलेजेस मेनी ऑक्यूपेशन डेवलप टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर। और विलेजेस में बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स आए जो सप्लीमेंट चाहिए, जो फुलफिलमेंट के लिए, किसके लिए? विलेजर्स के फुलफिलमेंट के लिए। और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आए, जैसे कि आर्टिसंस इन द विलेज प्रोड्यूस गुड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। जैसे कि कोई मटका बना रहा है, कोई धनुष बना रहा है, कोई तलवार बना रहा है, ऐसी सारी चीज़ें ये आर्टिसंस रहते हैं, ये आर्टिस्ट रहते हैं एकदम। और इनके चलते जो स्वराज
स्वराज की जो फुलफिलमेंट वो विलेज के अंदर ही हो जाती थी। उन्हें फॉरेन कंट्री से, फॉरेन पावर से कुछ लेना देना नहीं पड़ता था। ये सेल्फ सफिशिएंट थी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। इन दिस सेंस अ विलेज वॉज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। और इसी के चलते जो विलेज थी शिवाजी महाराज के समय पर वो सेल्फ सफिशिएंट थी। ना उन्हें किसी को कुछ देना था ना कुछ लेना था, वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट थी। जो उनको खाना, पानी, सोना, बिस्तरा, वो सारी चीज़ें उनको उनके स्वराज्य में मिल जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिसंस भी रहा करते थे जो कि एकदम ब्रिलियंट थे। फार्मर्स गेव अ डेफिनेट शेयर फ्रॉम देयर प्रोड्यूस टू आर्टिसन। और जो फार्मर्स है, आर्टिसंस क्या काम करते थे, वो खेती नहीं करते थे, वो तलवार, मटके, जो सारी चीज़ें, धनुष, बाण, ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अगर आप धनुष ले लो, आप तलवार ले लो पीपल्स को, और अपना जो शेयर, अपना जो उनका था एग्रीकल्चर का शेयर, वो आप आर्टिसंस को दो। और इसी शेयर को क्या कहा था, बलूता शेयर। क्या कहते हैं, बलूता शेयर, कि उनसे आप लो, आप उनको दो अपने फूड्स, ग्रेन्स, ऐसी सारी चीज़ें। अब देखते हैं ट्रेड एंड बिजनेस। उस समय का ट्रेड और बिजनेस किस तरह हुआ करता था शिवाजी महाराज के समय पर। महाराज न्यू दैट ए किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज इन ट्रेड। अब शिवाजी महाराज को पता था हमारा जो किंगडम है वो बिना ट्रेड के और डेवलप नहीं कर सकता। हमें ट्रेड करना होगा, तभी हमारा जो किंगडम है वो डेवलप होगा। मर्चेंट्स ब्रिंग नोबल गुड्स एज ऑल्सो सर्टेन नेसेसिटीज इनटू किंगडम। अब जो मर्चेंट्स जो बाहर से आते थे, जो अंदर से बाहर जाते थे, वो बहुत सारे गुड्स लिया दिया करते थे, जिससे कि किंगडम की जो नेसेसिटीज, जो नेसेसरी जो हुआ करता था, वो भी फुलफिल हो जाया करती थी। गुड्स बिकम अवेलेबल इन प्लेंटी। अब जब बाहर के लोग हमारे स्वराज्य में आ रहे हैं, अगर बाहर के जो अमेरिका के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लेके आएंगे जो हमको बेचेंगे, हम उन्हें पैसे देंगे। तो उसके चलते जो गुड्स थे वो प्लेंटी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। ट्रेड प्रॉस्पर्स एडिंग टू वेल्थ। अब जो ट्रेड था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वेल्थ भी, जो हमारे स्वराज्य में जो पैसा, सोना, चांदी भी, ये भी सारी चीज़ें बढ़ने लगी, क्योंकि ट्रेड आ गया था उस समय। The view that Maharaj took of merchant is seen in अंजपात्रा वेयर मर्चेंट्स आर डिस्क्राइब एज फॉलोज। यानी कि शिवाजी महाराज ने जो मर्चेंट्स थे उनके बारे में अजन्य पात्रा में कुछ लिखा था। मर्चेंट्स आर ऑर्नामेंट। जो मर्चेंट्स थे वो स्वर्ण है ऑफ द किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ द किंग। वो एक ग्लोरी है कि शिवाजी महाराज के लिए, वो एक ऑर्नामेंट है शिवाजी महाराज के, क्योंकि उनके चलते ही जो उनका डेवलपमेंट हुआ, किनका, किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, फार्मर्स का डेवलपमेंट हुआ, प्लेंटी ऑफ गुड्स उपलब्ध हो गए थे उस समय। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्री। अब शिवाजी महाराज को वो पॉलिसी यही था कि इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस द सॉल्ट इंडस्ट्री। अब इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट इंडस्ट्री। अब देखते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री में क्या हुआ था, ये कौन सा ट्रेड बिजनेस था। ही प्रोटेक्ट द सॉल्ट इंडस्ट्री इन कोंकण। अब उन्होंने सॉल्ट इंडस्ट्री को कोंकण में संभाला। किस तरह संभाला, एट दैट टाइम ट्रेडर्स भी इम्पोर्ट सॉल्ट फ्रॉम द प्रोस्टिजियस टेरिटरी सोल्ड इन स्वराज। अब जो कोंकण जो था वो किसके अंडर था, प्रोस्टिजियस के अंडर था। किसके अंदर, प्रोस्टिजियस के अंडर था। तो वो जो प्रोस्टिजियस थे वो उसको इम्पोर्ट करते थे हमारे स्वराज में इम्पोर्ट करते थे। और दैट अफेक्टेड लोकल ट्रेड इन कोंकण एरियाज। और वही जो कोंकण एरियाज का जो लोग, यही मतलब उससे इनका चला करता था। महाराज चार्जड हैवी ड्यूटी ऑन सोल्ट इम्पोर्टेड इनटू स्वराज प्रोस्टिजियस टेरिटरी। अब जो प्रोस्टिजियस ये बाहर के हैं वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, ऐसा शिवाजी महाराज को लगा। ये बाहर के होते हुए हमारे जो कोंकण है वहाँ से हमें ही पैसे लेकर नमक प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो सॉल्ट है उस पर सबका अधिकार है, सॉल्ट पर सबका अधिकार है। सॉल्ट यानी नमक, उस पर सबका अधिकार है। उसमें हम किसी को पैसे क्यों दें, जबकि वो सारी चीज़ें हमारी ही हैं। तो जो प्रोस्टिजियस थे वो क्या करते थे, जो सॉल्ट था उसका जो मतलब टैक्सेस, उसका जो रेट था वो बहुत ही ज़्यादा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था स्वराज में सॉल्ट है नहीं, लेंगे तो हमसे ही लेंगे, कहाँ से, प्रोस्टिजियस कोंकण से ही लेंगे। तो वो ज़्यादा रेट उस पे लगाते थे, किस पे, सॉल्ट के, ताकि प्रोस्टिजियस का वृद्धि हो और शिवाजी महाराज का घाटा हो, ऐसा उनका मानना था प्रोस्टिजियस का। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, चार्ज हैवी ड्यूटी ऑफ सॉल्ट इम्पोर्टेड इनटू फ्रॉम द प्रोस्टिजियस टेरिटरी। द इंटेंशन वाज दैट द सॉल्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम प्रोस्टिजियस टेरिटरी वुड देन कॉस्ट मोर एंड
एज अ रिजल्ट इट इम्पोर्ट वुड डिक्रीज एंड सेल ऑफ द लोकल सॉल्ट वुड इंक्रीज। यानी कि जो शिवाजी महाराज जो थे वो उन्होंने क्या किया, जो प्रोस्टिजियस जब आई देने तो उन्हें कह दिया कि हमें आपका सॉल्ट नहीं चाहिए, आप इतना महंगा हमें क्यों दे रहे, जबकि पूरा सॉल्ट हमारा ही है। तो शिवाजी महाराज को ऐसा उन्होंने बोला किनको, प्रोस्टिजियस को। तो उन्होंने 2-3 महीने के लिए जो उनका जो सॉल्ट था वो धीरे धीरे नहीं लिया, 2-3 महीने के लिए सॉल्ट नहीं लिया, जिसके चलते वो प्रोस्टिजियस का घाटा लगने लगा और जो सॉल्ट थी वो कोंकण एरिया में ज़्यादा उपलब्ध होने लगी। और वो रखेंगे भी कहाँ पर रखेंगे, वो कहीं रख भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे सॉल्ट का, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा खा भी तो नहीं सकते सॉल्ट ऐसा ज़्यादा मात्रा में हम खा भी तो नहीं सकते। इसीलिए बाद में शिवाजी महाराज ने जो सॉल्ट था उसकी मतलब बोला कि हमें सॉल्ट नहीं चाहिए, हम खुद का सॉल्ट बनाएंगे, उनके कोंकण एरियाज में खुद का सॉल्ट बनाएंगे। और फिर बाद में शिवाजी महाराज ने जो प्रोस्टिजियस सॉल्ट है ना बंद कर दिया, और जो सॉल्ट था वो बहुत ही कम इंपोर्ट होने लगा स्वराज्य में। और शिवाजी महाराज ने खुद का सॉल्ट इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाया, कहाँ पर, कोंकण एरियाज में। द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अब देखते हैं शिवाजी महाराज का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस तरह था। देयर वेर 2 मेन डिवीजन ऑफ आर्मी शिवाजी महाराज, इन्फेंट्री एंड कैवलरी। अब अभी हमारे इंडियन आर्मी कितने डिवीजन है, नेवी है, एयरफोर्स है और मिलिट्री है, अभी 3 है। पहले शिवाजी महाराज का 2 था। क्या उस समय हुआ करता, इन्फेंट्री जो जमीन पे चलते थे, जो सेना जमीन पे चलती थी, और कैवलरी जो सेना घोड़े पे चलती थी। जैसे कि हम बहुत सारी लड़ाई में देखते हैं बहुत सारी जो मिक्स सेना होती है, वो कैवलरी जो घोड़े पे बैठ के जो जाते हैं लड़ने के लिए उन्हें कैवलरी कहा जाता है, और जो पैदल लेकर भाला लेकर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इन्फेंट्री कहा जाता है। इन द इन्फेंट्री देयर वर ऑफिसर्स सच एज हवलदार, जमलेदार। अब इन्फेंट्री में दो ऑफिसर्स हुआ करते थे, हवलदार और जमलेदार। जैसे कि हवलदार एकदम नीचे ही चलते हैं और जो ऑफिसर्स बड़े बड़े रहते हैं वो घोड़े पे होते हैं। इसी तरह द चीफ ऑफ द इन्फेंट्री वॉज कॉल्ड सरनोबट, और जो चीफ था इन्फेंट्री का, जो चीफ था, जो थल पर जो लोग चलते थे उनका चीफ था उसको चीफ को सरनोबट कहा जाता है। ही वॉज द हाइस्ट ऑफिसर इन द इन्फेंट्री। अब वो इन्फेंट्री का सबसे हाइस्ट ऑफिसर था। तो सारे इन्फेंट्री जो थल पे चला करते थे सेना लड़ने के लिए, उनका हाइस्ट ऑफिसर था इन्फेंट्री। इन द कैवलरी देयर वर 2 टाइप्स, जैसे इन्फेंट्री में 2 टाइप्स था, हवलदार और जमलेदार। उसी तरह कैवलरी में 2 टाइप से, शिलेदार एंड बर्गीज। शिलेदार हैड हिज ओन हॉर्स एंड वेपन। जो शिलेदार थे उनके पास खुद का हॉर्स था, खुद का घोड़ा था, और खुद के तलवार और सारी चीज़ें थी, भाले, ये सारी चीज़ें उनकी खुद की थी, शिलेदार की। और जो बर्गीज थे उनको हॉर्स और वेपन्स शिवाजी महाराज प्रोवाइड करते थे, यानी उनको वो सारी चीज़ें स्टेट प्रोवाइड करता था। मतलब जो बर्गीज थे वो पब्लिशियस थे, और जो शिलेदार थे वो प्राइवेट, उनका प्राइवेट था। समझ में आया गाइस? इन द कैवलरी बर्गीज वेर मोर इन नंबर्स, यानी कि द रैंक्स ऑफ कैवलरी ऑफिसर वेर सिमिलर ऑफ दोज ऑफ इन्फेंट्री ऑफिसर्स। यानी कैवलरी और इन्फेंट्री जो थल पे चलते हैं और जो घोड़ों पे चलते हैं, वो दोनों में सेना एक समान थी, यानी कि 100% कैवलरी में है तो 100% इन्फेंट्री में है। तो बात ये है कि इन्फेंट्री में जमलेदार और हवलदार वो 50-50 थे, इसलिए वो 100% हो गए। और जो कैवलरी था उसमें बर्गीर्स और शिलेदार, जो बर्गीर्स और शिलेदार, जो बर्गीर्स 70% थे 100% में से, और जो शिलेदार थे वो 30% थे, यानी बर्गीर्स ज़्यादा थे। किसमें कैवलरी में। सिमिलर ऑफ दोज infantry officers, the highest officer in the cavalry was the sornobut। अब sornobut मतलब कैवलरी में भी हाईएस्ट ऑफिसर को सरनोबट कहा जाता था। उस समय ये सारे लोग थे, नेताजी पालकर, प्रताप राव गुर्जर, हिम्बीराव मोहिते वेर सम ऑफ फेमस सरनोबट ऑफ द कैवलरी में सारे लोग जो थे ये फेमस लोग थे उस समय। अब देखते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, शिवाजी महाराज का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से खुफिया एजेंट,
जैसे अभी हैं खुफिया एजेंट, कुछ लोग प्लान बनाते हैं दूसरे कंट्री से वार करने के लिए, खुफिया एजेंट जो अंदर ही अंदर काम करते हैं, जो कि कॉमन पीपल को पता ही नहीं रहता, खाली वो नेता या फिर सरकार को, छोटे मोटे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को पता रहता है। उसी तरह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शिवाजी महाराज ने भी अपॉइंट किया था उस समय। इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्वराज फ्रॉम एनिमीज। अब ये बहुत ही ज़रूरी था कि एनिमी स्वराज पे हमला ना कर सके, इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी था। फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रेशियस एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एनिमी। अब ये बहुत ज़रूरी था कि अगर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के एनिमी से अगर वो हमारे स्वराज्य पे हमला करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करती थी, ये खुफिया एजेंट थी। ये वहाँ पर जाकर किसी का फेस बनाकर, घोड़ा या फिर किसी इंसान का फेस बना, दाढ़ी मूछ लगाकर वहाँ पर जाके उनके एनिमी में घुस जाती थी, बाहर के एनिमी। और वहाँ पर अगर कोई प्लान बनाता था तो उनके जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम यही था कि अगर कोई एनिमी कुछ प्लान बना रही है तो वो प्लान डायरेक्ट शिवाजी महाराज को आके बताने का, यही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम था। अगर शिवाजी महाराज को बता दिया तो शिवाजी महाराज पहले से चौकन्ने हो जाएंगे कि एनिमी हम पे वार करने वाली है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें भी अपनी सेना को तैयार करना होगा। ऐसा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम था। हर एक मूवमेंट का खबर शिवाजी महाराज के पास आया करता था उस समय। इट वॉज द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ एनिमीज एंड सबमिट इट टू महाराज। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम ये था कि हर मूवमेंट्स, एनिमीज के हर मूवमेंट, दुश्मनों के हर मूवमेंट का खबर शिवाजी महाराज के पास आके सबमिट करना रहता था। द इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ महाराज वॉज वेरी एफिशिएंट। जो शिवाजी महाराज का इंटेलिजेंस सर्विस था वो बहुत ही अनोखा था। भाईजी नायक वॉज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अब जो भाईजी नायक थे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड थे। वो बहुत ही जाने माने थे और बहुत ही चौकन्ने ऑफिसर्स थे। कौन? भाईजी नायक। ही वॉज द एक्सट्रीमली स्किल इन हिज जॉब। और जो वो थे भाईजी नायक, वो बहुत ही उनके अंदर बहुत ही गुण था कि वो किस तरह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करे, किस तरह चुपके जाने का और सारे एनिमीज़ की, जो दुश्मनों की जो खबर है वो शिवाजी महाराज के पास लेके आने का। ऐसा ये बहुत ही कहते हैं एकदम शातिर थे उसमें। ही कलेक्टेड एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सूरत बिफोर द रेड ऑन सूरत। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर हमला किया था। तो वो क्यों किया था? उन्हें पता था कि अगर हम जाएंगे तो कुछ हम पे हो भी सकता है, पर शिवाजी महाराज निडर थे। क्यों निडर थे? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्लान क्या है, एनिमीज़ का प्लान क्या था, क्योंकि उन्होंने उस समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को वहाँ पर भेजा था, इसलिए उन्हें पता था कि उनका प्लान क्या है। इसीलिए वो सूरत पे हमला कर पाए थे, वरना अगर वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं भेजते तो वो उनके प्लान को समझ नहीं पाते थे। और ऐसा ही जो हमारा पार्ट 1 है इस तरह हमारा ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और भी सारी चीज़ें, उनका फोर्स किस तरह था, और भी सारी चीज़ें कहाँ पे उन्होंने फोर्स बनाए, ये सारी चीज़ें। अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अगले पार्ट में कराएंगे जो आगे का बचा है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।